बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो है जी पाकिस्तान फिस्कल ईयर 2023-24 बजट चैलेंजेस एंड प्रायोरिटीज़। यानी पाकिस्तान का जो बजट आया है, इस बजट के ऊपर आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि इस बजट के की टेक अवेज क्या हैं और क्या क्या जो है इसके नताइज आगे निकलने लगे हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि बजट में एक्चुअली में जो है वो क्या क्या मौजूद है और इसकी समरी लेते हैं। इसमें हम देखिए की टेक अवेज की बात करेंगे, बजट की प्रायोरिटीज़ की बात करेंगे, क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं, फिर बात करेंगे पैसा एक्चुअली में कहाँ से आएगा। जो कहा जा रहा है कि पैसा तो है ही नहीं लेकिन बजट बना दिया गया। और फिर देखेंगे इकोनॉमिक टर्मोइल जो है वो क्या चल रहा है और IMF के साथ प्रोग्राम्स जो हैं क्या वो आगे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो इन सारे हालात को एक जगह जो है वाइंड अप करेंगे और देखेंगे कि बजट जो है वो 2023 और 24 कितना रियलिस्ट बजट है या ये सिर्फ जो है वो एक पॉलिटिकल बजट है जिसे कहा जा रहा है कि भाई ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बजट है। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले देखते हैं जी बजट क्या है एक्चुअली में। तो बजट देखिए, बजट क्या है? एन एस्टीमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी, कि एक खास टाइम के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर्स जो हैं, आमदनी जो है और जो अखराजात हैं, आमदनी और अखराजात का तयन करना एक खास पीरियड के लिए उसे बजट कहते हैं। और खास पीरियड क्या है पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो खास पीरियड अल्टीमेटली 1 ईयर यानी 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए हमारी आमदनी क्या होगी? एक्सपेक्टेड आमदनी। ठीक है, यानी फिक्स तो नहीं हो सकता ना कि हमें फिक्स पता हो कि कितनी होगी। तो एक्सपेक्टेड आमदनी क्या होगी और एक्सपेक्टेड अखराजात उसमें से हम कैसे करेंगे उस आमदनी के ऊपर। यानी ना अभी आमदनी आई है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे मौजूद हैं, मौजूद नहीं है। ये नेक्स्ट ईयर का बजट प्रेजेंट किया जाता है। देखिए 23 और 24 का बजट प्रेजेंट किया गया। तो 23 तो अब 23 का जो पिछला 22 और 23 का था वो बजट खत्म हो चुका है। तो 23 और 24 का मतलब ये है कि अभी पैसे आने हैं। हमने एस्टिमेट लगाया है कि कहां से कितने पैसे किस तरह कब कब हमें मिलेंगे और जैसे जैसे जिस तरह हमें मिलेंगे वैसे वैसे उस तरह हमने जो अखराजात जो है वो रखे हैं आपने कि भाई इस डिपार्टमेंट को, इस डिपार्टमेंट को, इसको यहाँ यहाँ इस तरह पैसे देने हैं। तो वैसे वैसे हम इनको पैसे जो है वो साथ साथ ट्रांसफर करते रहेंगे। ठीक है, यानी कि ना अभी आमदनी आई है ना अखराजात हुए हैं। तो जो 1 साल के अंदर हमारी आमदनी आएगी उस आमदनी की हमने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, अखराजात कैसे उससे मैनेज करने हैं, पूरे के पूरे इस मुल्क को कैसे मैनेज करना है, यही बजट है। ठीक है, अच्छा, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स की ये सारी की सारी कहानी है। रेवेन्यू यानी कि गवर्नमेंट की इनकम्स कहाँ से आएंगी, टैक्स है कहाँ से है, इमदाद मिलेगी कहाँ से मिलेगी, कितने मिलेगी, लोन लेंगे कहाँ से लेंगे, प्राइवेटाइजेशन होगी क्या होगी और उसके ऊपर हम कैसे कितने एक्सपेंडिचर्स रख सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्या है। ठीक है, अच्छा, फिस्कल ईयर 23-24 का बजट है। फिस्कल ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, यानी कि माली साल आप इसे कह लें। और हमारा माली साल जो पाकिस्तान का है वो है 1 जुलाई से 30 जून तक, यानी 1 जुलाई से स्टार्ट होगा इस साल की और 30 जून तक नेक्स्ट ईयर की जाएगा। और अगर हम बात करते हैं ओवरऑल बजट की, तो ओवरऑल बजट की जो अमाउंट है वो कितनी है जी? 14.46 ट्रिलियन, यानी कि 14.46 ट्रिलियन रुपीस जो है वो पाकिस्तान की टोटल अमाउंट है बजट की। 14.5 ट्रिलियन रुपए आप कह सकते हैं। और इसमें से 7.3 ट्रिलियन जो है टू बी स्पेंड ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स, कि इसमें से 14.5 में से हमने 7.3 जो है यानी आधे जो है हमने क्या कर देने हैं, वो कर्जों की सूद में पे कर देने हैं अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है हमने जो सूद की पेमेंट्स करनी है वो हमने पे कर देने हैं। अच्छा, बजट डेफिसिट जो है वो कितना होगा? एक्सपेक्टेड जो है होगा, ये तो जब होगा पता चलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेड जो है वो कहा जा रहा है कि 6.54 है। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये अभी जो है बहुत ही कम रखा गया है, जो हमारा बजट डेफिसिट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। डेफिसिट का मतलब होता है नुकसान जो होगा हमें। ठीक है, दूसरा होता है सरप्लस। अब डेफिसिट सरप्लस का मतलब ये है कि देखिए जब हमारी आमदनी जो है, हम ये कहते हैं कि हमारी आमदनी है 1000 रुपए और हमारे अखराजात हैं 800 रुपए, तो 200 रुपए हमें फिर भी बच रहे हैं, तो ये 200 रुपए हमारा सरप्लस होगा, हमें फायदा है। लेकिन वहीं पे अगर हमारी आमदनी 800 रुपए है, हमारे अखराजात 1000 रुपए हैं, तो 200 रुपए का हमें जो नुकसान हो रहा है वो है बजट का डेफिसिट। ठीक है, इसी तरह फिर अगर हम देखते हैं तो टैक्स कलेक्शन जो है उसका टारगेट रखा गया है FBR के थ्रू 9.2 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया है। अचीव होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन टारगेट 9.2 ट्रिलियन का रखा गया है।
और 1.074 ट्रिलियन जो है वो स्पेंड होंगे सब्सिडीज के ऊपर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है और अदर सेक्टर्स हैं। यानी कि आप सिर्फ इस अमाउंट को ही देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक पॉलिटिकल बजट आपको दिखाई देगा कि 1.074 ट्रिलियन सिर्फ सब्सिडीज पे रखे गए हैं। क्योंकि इतना ज्यादा अमाउंट, वैसे ही आईएमएफ हमें सब्सिडीज तो बिल्कुल देने नहीं देता, लेकिन इतनी ज्यादा अमाउंट की सब्सिडीज तो आप अंदाजा कर लें। ये भी हम जो है वो कुछ इंट्रोडक्शंस का देख रहे हैं, बाकी डिटेल में भी इसको हम डिस्कस करेंगे। कैश टैप पाकिस्तान जो है, यानी पाकिस्तान में कैश की कमी है, हालात पाकिस्तान के खराब हैं। रिलाइज ऑन लोन्स एंड डिपॉजिट्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज टू मीट इट्स बजटरी अमाउंट्स, कि पाकिस्तान जो है वो अपनी बजट की अमाउंट के लिए कहां पे किसको देख रहा है, जो एक्सटर्नल सोर्सेज है उनको देख रहा है, यानी कि बैरूनी इमदाद को एक तो देख रहा है पाकिस्तान कि शायद वहां से पैसे आ जाएं। तो आप ये अंदाजा करें कि हम कैसा मुल्क है कि हमारे पास पैसे हैं नहीं, हमने बजट बना दिया, और हर बार ऐसा होता है। खैर इस बार ऐसा नहीं है कि इस बार है, जो गवर्नमेंट ऐसा ही होता है, जो गवर्नमेंट भी आएगी वो क्या करती है, वो पहले एक्सपेंडिचर्स वगैरह बना देती है, फिर कहती है अब यहां से पैसे आएंगे, यहां से फंड रेजिंग करेंगे, तो यूं इस तरह से हमारा निजाम चल रहा है। तो जबकि जो दुनिया है वो क्या करती है, वो अपनी आमदनी के ऊपर बनाती है, उसे पता होता है कितनी आमदनी है और कितनी हो रही है, तो हम लोन्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। ये है इसका इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं और अगर की टेक अवेज देखते हैं बजट के कि क्या जो है वो मोटी मोटी चीजें कही गई हैं इस बजट के अंदर, क्या कितना इंक्रीज हुआ, क्या किस तरह से हुआ, उसको अगर हम थोड़ा सा देखते हैं ब्रीफली ताकि हमें समझने में आसानी हो, तो उसमें सबसे पहला है जी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का जो टारगेट है वो फिक्स किया गया है 3.5% पे फॉर फिस्कल ईयर 23-24। यानी जो जीडीपी का टारगेट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी को कहा जाता है, जो यानी एक मुल्क में एक साल में एक मुल्क जो तरक्की करेगा, ठीक है, जीडीपी हम उसे कह लें, तो उसमें जो हमने एक्सपेक्ट किया है वो क्या कहा जा रहा है, गवर्नमेंट ने जो फिक्स कर दिया कि भाई हमने 3.5 पे हर साल जो है, या 5 साल की एवरेज जो हम निकालेंगे तो वो कितना होगा, 3.5% होगा। दूसरा, और इस टाइम पे हम क्या जा रहे हैं जी, इस टाइम पे हम माइनस में जा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने 3.5 रख दिया लेकिन हम माइनस में जा रहे हैं। जैसे कहा जा रहा था कि एक साल पहले हम 6% की स्पीड से जो है ग्रोथ कर रहे थे, फिर अभी हम माइनस में है एक साल से, और अब जो है हम 3.5 एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट में। इन्फ्लेशन फोरकास्ट की अगर हम बात करें तो वो एवरेज 21% होगी। इस टाइम पे अगर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वो है 38% ऑलमोस्ट, यानी 39.5% है, जबकि ये 48% तक जा चुकी है। तो 38% इस टाइम पे इन्फ्लेशन है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारी जो अगले 5 साल के लिए इन्फ्लेशन होगी उसकी एवरेज 21 होगी, यानी ये भी बहुत ज्यादा है। अगर ये शायद कि 8 होती, 10 होती तो फिर भी मैनेजेबल होती, जितनी कि पाकिस्तान में पहले मौजूद थी, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा है। थर्ड है जी टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो है 8.7% के, जो जीडीपी पे हम टैक्स आएगा उसकी रेशियो देख रहे हैं तो 8.7% होगी। करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास 6 बिलियंस का है, आप अंदाजा कर लें 6 बिलियन का, और वो भी एंड ऑफ द फिस्कल ईयर 23-24। नेक्स्ट है गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 1.8 ट्रिलियन फॉर डिफेंस स्पेंडिंग, यानी कि तकरीबन जो है वो 1.8 का मतलब ये है कि हमने वो तकरीबन जो है वो 1804 अरब रुपए का, आप अंदाजा कर लें कि इतना ज़्यादा हमारा जो डिफेंस का है वो बजट है। डिफेंस की स्पेंडिंग जो है हमारी, यानी कि 16% जो है वो इंक्रीज हो गई है ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है 1.1 ट्रिलियन जो है वो सब्सिडीज के अंदर जाएगा हमारा, तो आप अंदाजा कर लें ये सब्सिडीज की अमाउंट है इस बजट में से, जो कि तकरीबन 14.5 अरब ट्रिलियन का बजट है, तो उसमें से 1.1 ट्रिलियन सिर्फ सब्सिडीज में चला जाएगा। नेक्स्ट है 761 बिलियन एलोकेटेड टू पेंशंस, के 761 बिलियन जो है वो बजट हमारा जो पेंशन में चला जाएगा बजट। गवर्नमेंट विल स्पेंड 950 बिलियंस ऑन अकाउंट ऑफ पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, के जो पब्लिक सेक्टर के जो अवामी जो प्रोग्राम होंगे उन पे जो खर्च किया जाएगा वो 950 बिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कि ये भी अमाउंट कहा जा रहा है कि भाई ये इलेक्शंस की वजह से इतने ज्यादा जो है वो रखे गए हैं, हालांकि इतने ज्यादा बजट की गुंजाइश नहीं बनती। नेक्स्ट है 22.7 बिलियन जो है वो रखे गए हैं हेल्थ सेक्टर के लिए, यानी कि 22.7 अरब रुपए जो है वो हेल्थ के लिए हैं, और 1802 अरब रुपए या 1804 रुपए जो है वो डिफेंस के लिए हैं, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं काफी ज्यादा तनकीद भी हो रही है। एग्रीकल्चर क्रेडिट्स जो है उसकी अगर लिमिट को बात करें तो उसको इनहेंस कर दिया गया, उसको बढ़ाया गया। एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा सा अच्छा बजट है ये, उसमें तकरीबन 1800 बिलियन से जो है उसको 2250 बिलियन कर दिया गया है, और बाकी भी इसके हवाले से एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत सी छूट्स दी गई हैं, जिसको आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी सोलराइजेशन ऑफ 50,000 एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स थ्रू 30 बिलियन, यानी 30 अरब रुपए से जो है वो 50,000 ट्यूबवेल्स जो हैं उनको शमसी किया जाएगा या सूरज की रोशनी पे उनको ट्रांसफर किया जाएगा, उसके ऊपर हमारा खर्चा आएगा 30 अरब रुपए।
नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन इंपोर्टेड सीड्स, कंबाइंड हार्वेस्ट, ड्रायर्स एंड राइस प्लांटर्स, कि जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें हैं उनके लिए कुछ अच्छी न्यूज है कि उनके ऊपर से जितनी भी ड्यूटीज हैं जो भी बाहर से जो आ रही हैं तो उनके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो भी सारे खत्म कर दिए, जो ड्यूटीज हैं वो भी खत्म कर दी हैं। तो यहां पे ये जो है इसका प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट है 10 बिलियन जो है वो रखे गए हैं पीएम यूथ बिजनेस और एग्रीकल्चर लोन स्कीम के लिए, यानी 10,000 रुपए जो है वो बिजनेस स्कीम के लिए रखे गए। इसमें आप लैपटॉप भी कह रहे हैं, उसी में ही आएंगे सारे का सारा। अच्छा, 6 बिलियन सब्सिडी जो है वो अनाउंस की गई है ऑन इंपोर्टेड यूरिया, कि जो यूरिया मंगवाई जाएगी उसके ऊपर 6 बिलियन की जो है सब्सिडी होगी। नेक्स्ट है टारगेटेड सब्सिडी जो है अनाउंस की जाएगी या अनाउंस की गई है व्हीट के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, घी के ऊपर, पल्सेस के ऊपर और राइस के ऊपर, जो आपको पता है यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू जो है वो अनाउंस की जाती है या वो दी जाती है साथ साथ टारगेटेड सब्सिडी। नेक्स्ट है 35% इंक्रीज इन सैलरीज, और ये जो 35% जो इंक्रीज है ये होगा ग्रेड 1 से 16 के लिए, और जो ग्रेड 16 से जो है 17 से 22 तक हैं उनकी सैलरीज जो इंक्रीज की गई हैं वो 30% इंक्रीज की गई हैं। नेक्स्ट है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है BISP, इसको भी इंक्रीज किया गया है और 12.5% जो है इसमें इंक्रीमेंट लाया गया है, यानी इसमें इजाफा किया गया है। तो इसके ऊपर भी तनकीद की जा रही है कि भाई आप देखें, बजाय इसके कि आप लोगों को स्किल्स दें और स्किल्स के थ्रू उनको जो है बेहतर करें, आप उनको जो है मजीद कर्ज दे रहे हैं, कर्ज तो खैर ना कहें, मजीद आप उनको जो है वो पैसे दे रहे हैं फ्री के, जिसकी वजह से जो है लोग मजीद जो है वो उनका जो स्किल्स की तरफ का रुझान है आने का वो खत्म होगा और मजीद जो है वो मांगने की तरफ जाएंगे या बेकारी कौम बना रहे हैं। नेक्स्ट है 9.2 ट्रिलियन, और ये मैं आपको ये बातें आप एक बात याद रखिएगा कि सारी बातें वो हैं जो कही जा रही हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं खुद से आपको यहां पे बता रहा हूं। 9.2 ट्रिलियन जो है वो रखा गया है रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव के, यानी हुकूमत की जो आमदनी है जो FBR से आएगी, जो टैक्सेस वगैरह से आएगी, वो कितनी आएगी 9.2 ट्रिलियन, और इसमें जो सूबों का जो शेयर होगा वो होगा 5,276 बिलियन, जो सूबों का शेयर उनको ट्रांसफर हो जाएगा और बाकी जो है फिर वो फेडरल यूज कर सकेगा। नेक्स्ट है आफ्टर एलोकेटिंग प्रोविंशियल शेयर द फेडरल गवर्नमेंट फेस्ड अ प्रोजेक्टेड नेट रेवेन्यू ऑफ 6,887 बिलियन। ठीक है, ये यानी कि हुकूमत की फेडरल गवर्नमेंट के पास बच जाएगा उनका टैक्स वगैरह जो जमा करके जो सूबों को देंगे उसके बाद। एंड प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ 14,460 बिलियन, 14,460 बिलियन जो हैं वो रिजल्टिंग टू अ डेफिसिट ऑफ 7,573 बिलियन। तो आप अंदाजा कर लें कि यहां पे भी डेफिसिट की जो अमाउंट है वो 7.5 तकरीबन जो है वो बिलियन के करीब बन रही, 7,500 बिलियन के करीब बन रही है, इतनी ज्यादा। नेक्स्ट है 21 फेडरल नॉन टैक्स रेवेन्यू, अगर प्रोजेक्ट करें उसको जो टैक्स से हट के जो बाकी जो है वो हुकूमत को हासिल होगा वो होगा तकरीबन 2,963 बिलियन का, जो कि टैक्स की इनकम से हट के होगा। नेक्स्ट है 7,303 बिलियन जो है वो एलोकेट किया गया है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, इंटरेस्ट जो नहीं सूद के ऊपर जो कर्जे वगैरह हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट में थोड़ा सा आपको डिस्कस कर बताया था। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट्स जो है उनका टारगेट सेट किया गया 30 बिलियन के ऊपर, जो कि शायद 3 साल में भी पूरा ना हो, लेकिन ये 1 साल का टारगेट सेट कर दिया गया। जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उनके ऊपर ये किसी भी सूरत पॉसिबल नहीं है कि जो 30 बिलियन का टारगेट रखा गया है, जबकि रिमिटेंसेस का जो टारगेट रखा गया है वो है 33 बिलियन, जो ऑलरेडी जो है वो पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा जो है वो ड्रॉप हो चुका है। तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मजीद ड्रॉप होगा, ना कि ये 33 बिलियन तक रहेगा। इसका मतलब ये है जो एक्सपोर्ट्स हैं ये भी जो आर्टिफिशियल आप कह सकते हैं, और जो रेमिटेंसेस के टारगेट हैं ये भी इस टाइम पे आर्टिफिशियल ही दिखाई दे रहे हैं, कि इसमें से कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम ये कह सकें कि जो उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया है वो प्रोजेक्ट वैसा ही जो है वो साल के अंदर कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिनिमम जो पेंशन है वो 12,000 और मैक्सिमम जो मिनिमम जो सैलरी होगी वो 32,000 है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ICT के अंदर है, यानी इस्लामाबाद की जो टेरिटरी है उसके अंदर जो है ये मिनिमम पेंशन की अमाउंट है और मिनिमम सैलरी की अमाउंट है। बाकी सूबे अपने हिसाब से जो है वो 18th अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो इंक्रीज करेंगे। 30% जो है वो इंक्रीज किया गया है 17 to 22 ग्रेड एम्प्लॉयज के लिए। तो ये कुछ जो है वो टेक अवेज हैं, मेजर टेक अवेज हैं, जो कि कितनी जो अमाउंट है वो अमाउंट एलोकेट की गई है किस किस डिपार्टमेंट को और किस तरह से पूरे साल में वो आगे चलेगी। अब अगर देखते हैं इसी बजट के अंदर अदर प्रायोरिटीज क्या हैं, कि बाकी इसमें क्या क्या जो है वो रखा गया है, क्या क्या प्रायोरिटीज जो है वो बताई जा रही हैं, 2023 से 24 का क्या टारगेट रखा गया है। उसमें सबसे पहला क्या है, फोकस किया जाएगा कि इंकरेज किया जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इंसेंटिवाइज एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाएगा। जैसे आपने देखा बहुत सी चीजें जो है वो ज़राअत के ऊपर छोड़ी भी गई हैं, बहुत से टैक्सेस छोड़े गए हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के हवाले से शायद ये एक बैलेंस बजट है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ये एक बैलेंस बजट है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जाएगा, एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाएगा,
जाएगा और प्रमोट किया जाएगा एनर्जी एफिशिएंसी को एंड एडवांसिंग डिजिटल सर्विसेज और आईटी सर्विसेज को भी जो है वो यहां पे भी उसके लिए भी काफी ज्यादा इंसेंटिव्स जो है वो दिए गए हैं और छूट छोड़ी गई है। तो इसका मतलब शायद ये जो सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का, एग्रीकल्चर का, एनर्जी का, जैसे आपने देखा सोलर पैनल के ऊपर जो है टैक्स जो है वो कम कर दिया गया है। इसका मतलब यही है, हुकूमत ये कह रही है कि भाई आप सोलर पैनल लगवाएं, बिजली हम पैदा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इसको प्रमोट किया जा रहा है और आईटी सेक्टर को, तो दो सेक्टर एग्रीकल्चर और आईटी ये जो है इसमें काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है फिलहाल, ये प्रायोरिटीज में है। नेक्स्ट है जी कि इसके अंदर जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स हैं, जितनी भी मशीनरी है जो सोलर एनर्जी की है और इसमें जो बाकी जो टैक्सेस आते हैं उसके ऊपर रिलैक्सेशन जो दी गई है, एग्रीकल्चर की जो इंपोर्ट्स हैं उनको उनके ऊपर जो है दी गई है, छूट दी गई है, और जो कंसेशनरी लोन्स वगैरह हैं एग्रीकल्चर के हवाले से उसमें भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो थोड़ी छूट दी गई है। तो कह सकते हैं आप कि ये जो सेक्टर्स हैं यानी कि एग्रीकल्चर के मशीनरी के हवाले से अगर आपने मंगवानी है या बाहर से जो चीज़ें मशीनरी के लिए या एग्रीकल्चर के लिए स्पेसिफिकली मंगवा रहे हैं उनके ऊपर टैक्सेस जो हैं वो नहीं होंगे और इसको फोकस किया जाएगा। अब ये सारी बातें तब तक हैं जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती, लेकिन जब नई गवर्नमेंट आएगी क्या वो इन चीज़ों को वैसे ही बरकरार रखेगी या चेंज करेगी, ये भी क्वेश्चन अभी मौजूद है। इसके अलावा एलोकेशन ऑफ प्रोविंशियल शेयर लीव्स फेडरल गवर्नमेंट विद प्रोजेक्टेड दैट नेट रेवेन्यू, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 6,887 बिलियन, कि भाई जब गवर्नमेंट का जो शेयर बचेगा फेडरल गवर्नमेंट का वो 6,887 बिलियन बचेगा, जो 9.2 जो ट्रिलियन था जो प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि हमने पूरा रेवेन्यू इकट्ठा करना है एफबीआर से। और अगर हम एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर्स 14,460 बिलियन के हैं, यानी 14,460 अरब के एक्सपेंडिचर्स हैं, और जिसमें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जो डेफिसिट है वो 7,500 बिलियंस का जो है वो हमारे पास डेफिसिट आ रहा है, ये रुपीस में है अमाउंट। नेक्स्ट है नो न्यू टैक्सेस प्रपोज्ड ड्यू टू अप्रोचिंग जनरल इलेक्शंस, कि ये एक जो है वो बुरी चीज है कि टैक्सेस लगाए गए हैं लेकिन फिर भी जो है वो उस तरह से टैक्सेस नहीं लगाए गए क्योंकि आईएमएफ ने बहुत ज्यादा इस टाइम पे जोर रखा हुआ है टैक्सेस के ऊपर। तो यहां पे क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं तो अल्टीमेटली जो है वो नहीं कोशिश की जा रही कि भाई बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जाए, ना ही जो है अभी जो प्राइवेटाइजेशन है उसके ऊपर कोई प्रॉपरली बात की गई है बजट के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जब ये आईएमएफ के पास पैसे लेने जाएंगे तो अल्टीमेटली आईएमएफ पैसे नहीं देगा, क्योंकि कहेगा कि भाई आपने जो हमने टैक्सेस की जो लिमिट रखी थी या बताई थी आपको, आपने एक तो वो पूरी नहीं की, दूसरा आप जो नुकसान में इदारे जा रहे हैं जिनकी प्राइवेटाइजेशन इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप उनकी वो भी नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि शायद आईएमएफ से डील हो ही ना सके, इसीलिए जो है वो बात की जा रही है कि शायद प्लान बी जो है वो सागदार के पास मौजूद है, वो उस साइड पे जाएं, फिर वो क्या हो सकता है वो देखते हैं। नेक्स्ट है जो मेजर एक्सपेंडिचर्स हैं जिसके अंदर जो है डेट सर्विसेज हैं, डिफेंस अफेयर्स हैं, सिविल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं और डेवलपमेंट्स हैं। ये सबसे मेजर हैं कि सबसे बड़े एक्सपेंडिचर्स किस में आए हैं, हमारे जो कर्जे हैं उसकी सर्विसेज हैं, डिफेंस का हमारा आपने देखा कितना बड़ा है, सिविल गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बहुत ज्यादा, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा है। लेकिन ये भी प्रायोरिटीज हैं, ये प्रायोरिटाइज किया गया है कि इन चीज़ों को हमने जो है वो किसी भी सूरत नीचे नहीं जाने देना, ऊपर ही रखना है क्योंकि हमारी नीड है। और कुछ चीज़ें नीड हैं और कुछ चीज़ें कहा जा रहा है कि वो फजूल खर्चियाँ, जैसे आप कह सकते हैं डिफेंस बजट जो है 16% इंक्रीज किया गया, तो खैर अपनी अपनी राय है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो रिड्यूस टू एड्रेस द फिस्कल डेफिसिट के, इसके अंदर जो है वो ये भी एक थोड़ा सा ड्रॉबैक आ रहा है कि इसके अंदर जो फिस्कल डेफिसिट है उसको भी जो है उस तरह से नहीं देखा गया। तो इसका मतलब जो प्रायोरिटीज हैं उन प्रायोरिटीज को भी प्रॉपरली सेट नहीं किया गया, क्योंकि सारा बजट ही अगर डेफिसिट के ऊपर खड़ा होगा तो अल्टीमेटली वो बजट जो है वो 2 महीने से ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता। और यही कहा जा रहा है कि ये बजट शायद सिर्फ 2 महीने के लिए आया है कि नई गवर्नमेंट आके इसको चेंज करे, ये कहा जा रहा है। तो वो प्रायोरिटीज थी। नेक्स्ट बात करते हैं जी इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड बोरोविंग्स के। अब जब जैसे ये कहा जा रहा है कि भाई बजट जो है वो तो बना दिया गया, अब सवाल ये है कि पैसे कहां से आएंगे, ठीक है, यानी प्रॉब्लम ये है कि पैसे कहां से आएंगे। ये तो वो जैसे आपने देखा आजकल जो है ट्विटर के ऊपर एक मीम चल रही है कि भाई वो एक बंदे को जॉब दी गई कि ₹1,00,000 की सैलरी है, तो तुम ये सोचो तुम्हारा लाख कहां से आएगा और साथ में मेरे पास कहां से आएगा। तो ये कुछ इस तरह का है कि भाई पैसे अब कहां से आएंगे। तो हुकूमत ने क्या बातें की जी, पैसे कहां से आएंगे। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो कोशिश करेगा कि जो 19 बिलियन रुपीस हैं या 5.51 ट्रिलियन जो है वो लोन से जो है हासिल किए जा सके, डिपॉजिट्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज के, जो बैरूनी जो ममालिक हैं वो जो डिपॉजिट करवाएंगे या उनसे जो लोन लिया जाएगा उससे हम 19 बिलियन डॉलर्स हासिल करेंगे या फिर 5.51 ट्रिलियन उनसे हासिल करेंगे। ये सबसे पहला सोर्स बताया गया है हमें, ठीक है, वो दें या ना दें लेकिन सोर्स मेंशन कर दिया गया।
सेकंड अगर हम बात करते हैं जी बजट अमाउंट ओवर 180% जो है वो हायर है, और ये बहुत यानी कि 180% बजट जो है वो इंक्रीज कर दिया गया प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले में अगर हम बात करें, तो जिससे हमें अंदाजा होता है कि बजट बहुत मुश्किल से ये मैनेज होगा, और ये मैनेज होने वाला बजट है ही नहीं। नेक्स्ट अगर हम शॉर्ट टर्म लोन्स की बात करते हैं तो 145 बिलियन रुपीस जो है या 500 मिलियन रुपीस प्लान किए गए हैं कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से आएंगे। यानी दूसरी अमाउंट कहां से आएगी जी? इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से आएगी। कितनी आएगी? 145 बिलियन की। थर्ड कहा जा रहा है कि इनहेंसमेंट ऑफ टाइम डिपॉजिट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया, के सऊदी अरेबिया से जो कहा जाएगा कि भाई आपके जो 3 बिलियन हमारे पास मौजूद हैं या 870 मिलियन रुपीस जो मौजूद है, मेहरबानी करके उस पर हमें थोड़ा सा टाइम मजीद दें। ठीक है, यानी कि उनको दोबारा से रीशेड्यूल करवाया जाएगा। आप कह लें उनसे मदद मांगी जाएगी, पैसे दें। वो देते हैं नहीं देते, लेकिन हमने ये कह दिया ये भी हमारा सोर्स है। प्लान टू रिसीव न्यू डिपॉजिट्स ऑफ 3 बिलियन रुपीस फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक तो ये कि भाई 3 बिलियन सऊदी अरब ने जो रखे हुए हैं वो हमसे वापस ना ले, ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, ठीक है, और साथ में सऊदी अरब से मजीद हमने $3 बिलियन जो है वो न्यू डिपॉजिट्स भी मांगने हैं कि वो हमें ये दें। क्या वो देंगे? अभी तक वो हमने 2-3 बार जब मांगा है पिछले 1 साल के अंदर तो उन्होंने इनकार किया है, तो अब वो कैसे देंगे? ये भी सवाल पैदा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी सिर्फ जो है वो एक ख्याल की बात है कि वो देंगे, नहीं देंगे तो क्या होगा। एम ऑफ राइज 1.5 बिलियन आर 435 बिलियन रुपीस जो है थ्रू यूरो बॉन्ड्स और इंटरनेशनल कुसुको, ये भी एक जो है वो इस्लामिक बॉन्ड्स ही हैं कोई। ठीक है, तो यूरो बॉन्ड्स के थ्रू और इन इंटरनेशनल सुकूक जो बॉन्ड्स हैं इनके थ्रू जो है वो क्या किया जाएगा जी? 435 बिलियन रुपीस जो है या फिर 1.5 बिलियन डॉलर्स जो है रेज किए जाएंगे इनके थ्रू। अभी हुए नहीं है लेकिन ये भी इनके थ्रू किए जाएंगे। इसका मतलब ये भी जो है वो अनसर्टेन है। अगर प्लान लोन्स की हम बात करें तो 1.305 ट्रिलियन या फिर 4.5 बिलियन जो है वो कमर्शियल बैंक से लिए जाएंगे। चले ये कमर्शियल बैंक से शायद उनका जोर यहां पे चले क्योंकि ये इंटरनल है तो यहां से लिए जा सकते हैं, यानी 1.305 ट्रिलियन जो है वो इंटरनल बैंक से लिए जाएंगे। नेक्स्ट है जी सेव चाइना डिपॉजिट्स जो हैं उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंक्रीज टू 1.16 ट्रिलियन और 4 बिलियन, कि चाइना जो है वो अपने डिपॉजिट्स को इंक्रीज करेगा। और कितना इंक्रीज करेगा? 4 बिलियन, यानी कि इसका मतलब चीन से भी 4 बिलियन की हमें उम्मीद है, वो दे या ना दे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आईएमएफ लोन्स की बात हो रही है कि आईएमएफ से जो है वो 696 बिलियन या फिर 2.4 बिलियन जो है वो सपोर्ट ली जाएगी, जिसके ऊपर अभी बातचीत नहीं हुई क्योंकि जो मीटिंग्स थी वो भी अभी आपको पता है जो शेड्यूल थी वो नहीं हो रही। इस बजट के बाद तो शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन देखते हैं। तो ये जितनी भी अमाउंट अभी फिलहाल बताई जा रही है कि भाई ये यहां से, ये सऊदी अरब से, ये यूएई से, ये बॉन्ड्स के थ्रू आएगी, ये चाइना डिपॉजिट करवाएगा, ये सारे की सारी इजम्पशंस हैं। ठीक है, गो के हुकूमत इजम्पशन के ऊपर ही बजट बनाती है, लेकिन इतनी ज्यादा इजम्पशन के ऊपर ये कभी नहीं हुआ। तो शायद आप ये कह सकते हैं कि हमारे 75 ईयर्स में ये सबसे ज्यादा खतरनाक बजट है कि किसी एक अमाउंट की भी श्योरिटी नहीं है। ये जितनी अमाउंट है ये सारी की सारी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने उधार लेनी है। अगर ये हमें उधार नहीं मिलती तो हम क्या करेंगे ये हमें नहीं पता, या इनमें से हमें कितनी मिलती हैं और कितनी नहीं मिलती, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर बात करें इकोनॉमिक टर्मोइल की और आईएमएफ प्रोग्राम की, तो आपने देखा कि आईएमएफ जो है वो हमसे वैसे ही ऑलरेडी खफा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो पॉलिटिकल कंडीशंस बनाई हुई हैं और उसकी वजह से जो है वो हमारी इकोनॉमी बनी हुई है। वो बार बार कह रहे हैं कि भाई हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, लेकिन हम जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आ रहे, इस वजह से आईएमएफ जो है हमसे दूर जा रहा है। और दूसरा, हम उसकी बातें भी नहीं मान रहे। तो पाकिस्तान फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के सबसे पहली चीज हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से फेस कर रहा है। इसी वजह से लास्ट टाइम जो मैंने आपसे बात की थी बार्टर ट्रेड की, कि पाकिस्तान ने जो एग्रीमेंट्स किए हैं रशिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ, वो बार्टर ट्रेड के किए ताकि डॉलर से पाकिस्तान की जान छूट सके, क्योंकि बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है ये बहुत पाकिस्तान के हालात बुरे हो चुके हैं। वर्स्ट इकोनॉमिक टर्मोइल है पाकिस्तान की हिस्ट्री का इस टाइम पे जो चल रहा है, और इस वर्स्ट इकोनॉमिक टर्मोइल के अंदर ही ये बजट खतरनाक तरीके से पेश किया गया है। और आईएमएफ जो है अगर उसकी हम बात करते हैं तो 9th रिव्यू जो है उसका नवंबर में होना था, जो अभी तक नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि आईएमएफ जो है वो हमसे बहुत दूर है फिलहाल, और अगर वो हमारे करीब आएगा तो वो इसलिए आएगा कि हम उसकी बातें माने। यानी वो जो कह रहा है टैक्सेशन बढ़ाओ, सब्सिडीज खत्म करो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिफॉर्म्स लेके आओ, इसमें से ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए शायद आईएमएफ के लिए बहुत ही मुश्किल है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान में वो आपने देखा कि 38% या 37.97% मई के अंदर रिकॉर्ड की गई है। फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स $4 बिलियन रह चुके हैं जो सिर्फ एक महीने के इंपोर्ट बिल के बराबर हैं। और उसके बाद पाकिस्तान को अगर पैसे नहीं मिलते IMF से या किसी दोस्त मुल्क से तो अल्टीमेटली पाकिस्तान जो है वो जुलाई या अगस्त में आप कह सकते हैं मे भी डिफॉल्ट हो सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान के हमारे पास पैसे नहीं है आपके कर्जे लुटाने के, सॉरी हम नहीं लुटा सकते और फिर हालात और खराब हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि भाई IMF को परस्यूट करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है, यानी IMF की कुछ बातें मानने के लिए, जैसे कि टैक्सेस का इंक्रीज करना, एनर्जी का इंक्रीज करना या एनर्जी का टैरिफ जो है उसको बढ़ाना, 2 रुपये 4 रुपये आपको पता है हर महीने बढ़ जाता है, और सब्सिडीज को रिड्यूस करना, इसकी कोशिश की जा रही है जो कि बजट में देखने को नहीं मिली, लेकिन ये कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है ताकि IMF हमें पैसे दे सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक की या स्टेट बैंक की, तो उसने इंटरेस्ट रेट जो है वो रिकॉर्ड 21% पे ला के खड़ा कर दिया है। तो जब इंटरेस्ट इतना ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली किसी ने बिजनेस नहीं करना या उसमें रिस्क नहीं लेना, हर कोई यही सोचेगा कि भाई पैसे बैंक में रखो और 21% के ऊपर मुनाफा मजे से खाओ। तो ये एक बहुत बड़ा जो है रिस्क है। जितना ज्यादा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बैंक्स का, इसका मतलब उतनी ही इकोनॉमी जो है वो नीचे जा रही है हमारी। 8 आउट ऑफ प्लान 11 रिव्यूज ऑफ IMF के, अभी तक जो IMF के साथ हमारे हालात चल रहे हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ना कर पाने की वजह से ये हो रहा है कि हमारी जो 11 मीटिंग्स थी शेड्यूल की हुई थी जिनमें से अभी तक 8 हुए हैं, और जो 9वीं जो रिव्यू मीटिंग है वो अभी तक जो है पेंडिंग पड़ी हुई है जो नवंबर में होनी थी। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मांग रहा है, जबकि हमारे पास जो एक यहाँ पे कंडीशन बनी हुई है, पॉलिटिकल कंडीशन बनी हुई है, वो इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फिलहाल हो सके नई इलेक्शन से पहले। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि अगर हम IMF के बिहाफ के ऊपर भी बात करते हैं तो शायद हमें यहां पे चांसेस देखने को नहीं मिल रहे कि IMF से पैसे मिले, और अगर मिलेंगे तो फिर वो इसी कंडीशन के ऊपर मिलेंगे कि हमने टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ाने हैं, एनर्जी का टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ाना है और सब्सिडीज जो है वो खत्म करनी है। तो ये जो इन्फ्लेशन है 38%, शायद ये 45 को या 50 को भी क्रॉस कर जाए। और एट द एंड अगर हम इस बजट को कंक्लूड करें तो देखिए ये जो हमारा फिस्कल ईयर का 23-24 का बजट है, इसमें चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं और अपॉर्चुनिटीज हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रही। और उसकी वजह क्या है? डाइवर्स एजेंडा ऑफ स्टेक होल्डर्स के सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि फिलहाल तक यही नहीं पता कि भाई हुकूमत ने या जो इस मुल्क ने है उसकी डायरेक्शन क्या है, किस साइड पे जाना है, क्योंकि हर एक का अपना अपना एजेंडा है। कोई जो है वो पॉलिटिकल गेम स्कोरिंग के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं, कोई जो है वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस तरह से बना हुआ है, इसलिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। दूसरा, अगर बजट की इफेक्टिवनेस की बात करें तो इसकी एबिलिटी के ऊपर भी बहुत से चैलेंजेस हैं। क्यों चैलेंजेस हैं? क्योंकि ये भी एक कंसर्न पैदा हो रहा है कि बजट जैसा बनाया गया है इसकी इफेक्टिवनेस हो ही नहीं सकती, या फिर जो नई गवर्नमेंट आएगी वो कभी भी इस जाने वाली गवर्नमेंट के हाथों क्यों एक इतना टफ बजट जो है वो मैनेज करेगी, इतना जो उसने अवाम के लिए जो है बनाया हुआ है कि अवाम को देख के, लेकिन जो हमारे माशी हालात हैं वो तो इस काबिल नहीं है कि हम इस तरह का बजट बना सकें। तो अल्टीमेटली जो नई गवर्नमेंट आएगी उसने अगर रिफॉर्म्स लेके आनी है, और ये कंपलसरी है कि रिफॉर्म्स लेके आए, चाहे वो यही गवर्नमेंट आए, अगर ये गवर्नमेंट भी वापस आई 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद इलेक्शन के बाद, तो ये गवर्नमेंट अपने इसी बजट को खत्म कर देगी और एक नया मिनी बजट लेके आएगी जिसके अंदर टैक्सेस की भरमार होगी और सब कुछ होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि अब उन्हें पता है कि उन्होंने अगले 5 साल गुजारने हैं जो कि ऐसे नहीं गुजर सकते। ये सिर्फ जाने वाली गवर्नमेंट ने इस तरह से मेजर्स उठाए हैं। तो इसलिए वो क्यों? क्योंकि जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं और जनरल इलेक्शंस की वजह से ये बजट जो है वो सेट किया गया है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये जो है वो एक्सपर्ट्स की राय है, ये मेरी राय नहीं है, इसलिए आप इससे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल यही कहा जा रहा है कि ये एक पॉलिटिकल बजट है। तो अब देखते हैं कि क्या IMF से पैसे मिलते हैं या जो बाकी जो सोर्सेज बताए जा रहे हैं कि भाई यहाँ से हमें पैसे मिलेंगे, और वो जो पैसे मिलेंगे जैसे जैसे हम मिलेंगे, क्योंकि एक दफा तो पैसे नहीं मिलने, याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हमें जो है वो जुलाई के अंदर पैसे मिल जाने हैं या अगस्त के अंदर पैसे मिल जाने हैं। ये पैसे हमें अगले 1 साल के दौरान मिलने हैं, आहिस्ता आहिस्ता। तो जैसे जैसे हमारे पास गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे वैसे वैसे वो आगे से जो है वो डिपार्टमेंट्स को जो जो उसने रेशियो रखी हुई है उनको उस रेशियो से एलोकेट करता जाएगा फाइनेंस डिवीजन, ठीक है। तो ये सारे का सारा इस तरह से प्रोसेस चलेगा। तो एक्चुअली में अगर ओवरऑल हम कहें तो ये बजट शायद जो है वो इसके ऊपर तनकीद ज्यादा हो रही है और इसकी जो प्रेज है, जो तारीफें हैं वो कम ही हो रही हैं कि ये सारे का सारा पॉलिटिकल बजट देखने को मिल रहा है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की रियल इमेज किसी भी सूरत में पेश नहीं कर रहा, ठीक है। और आप जो है वो हर बात से डिसएग्री कर सकते हैं, अगर कोई अमाउंट जो है वो आगे पीछे है उसके ऊपर भी आप जो है वो करेक्शन कर सकते हैं। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।